हेलो बच्चों, तो नेक्स्ट है देखो बायोट सेवर्ट्स लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना और पूरा एंड तक देखना है, ठीक है। तो देखो बायोट सेवर्ट्स लॉ क्या करता है, किसी भी स्ट्रेट वायर के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है, किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के काम आता है। तो सबसे पहले देखो इसकी स्टेटमेंट, दिस लॉ स्टेट्स दैट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एलिमेंट आइडियल। तो जो स्ट्रेट वायर हम यहाँ पे कंसिडर करने वाले हैं उसके ऊपर हम एक करंट एलिमेंट लेंगे, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो करंट एलिमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। और किसके प्रोपोर्शनल है, साइन ऑफ एंगल थीटा, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्केयर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन करंट एलिमेंट एंड पॉइंट वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज टू बी फाइंड आउट। यानी जो डिस्टेंस होगी करंट एलिमेंट के बीच में और जिस पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो उसके स्केयर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर। तो देखो सबसे पहले क्या लेंगे, हम एक वायर यहाँ पे कंसिडर करते हैं, लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, ठीक है, इनफाइनाइटली लॉन्ग कह सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे सपोज P is a point where we have to find out magnetic field. Clear? I is the current flowing in the wire. Okay. अब देखो इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे एक करंट एलिमेंट कंसिडर करेंगे DL लेंथ का, ओके। सपोज दिस इज अ करंट एलिमेंट, ओके। वायर के ऊपर कोई करंट एलिमेंट है जिसकी लेंथ क्या होगी, DL। क्लियर। DL लेंथ का वायर है। तो यहाँ से देखो करंट एलिमेंट से और ये जो पॉइंट P है, इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है हम लेंगे R, ओके। एंड द एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड R डिस्टेंस इज थीटा। ये एंगल कितना है, थीटा है, ओके। तो यहाँ पे जो करंट एलिमेंट है, करंट एलिमेंट होता है IDL, ओके। और जो ये DL क्या है, ये इस करंट एलिमेंट की लेंथ है, ओके। इतना हमने सपोज ये करंट एलिमेंट लिया है, तो इसकी जो लेंथ है वो हमने ली है DL, और इस करंट एलिमेंट का जो नाम होता है वो IDL, जो कि हमने यहाँ पे स्टेटमेंट में भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर स्मॉल करंट एलिमेंट है तो इसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होगा P पॉइंट पे वो भी स्मॉल होगा। तो जो स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है DB, ओके, इसको लिखेंगे हम DB। DB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट एलिमेंट IDL के, ओके। सेकेंडली जो करंट एलिमेंट होगा DB, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किसके प्रोपोर्शनल है, साइन ऑफ एंगल थीटा, यानी कि साइन थीटा, ओके। स्टेटमेंट में लिख रखा है किसके प्रोपोर्शनल है, एक तो करंट एलिमेंट IDL के, दूसरा साइन ऑफ एंगल थीटा, ये हो गया साइन ऑफ एंगल थीटा। तीसरा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्केयर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन करंट एलिमेंट एंड पॉइंट, यानी DB इज प्रोपोर्शनल टू 1/R स्केयर। R डिस्टेंस है करंट एलिमेंट में और P पॉइंट में, ओके। तो इन तीनों फैक्टर को जब हम कंबाइन करेंगे, कंबाइनिंग दीज फैक्टर्स, तो कंबाइन करने के बाद हमें मिलेगा DB प्रोपोर्शनल टू IDL साइन थीटा अपॉन R स्केयर, ओके। तो अब प्रोपोर्शनैलिटी हटा के हम क्या करते हैं, एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो DB इज इक्वल टू KIDL साइन थीटा डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, R स्केयर। यहाँ पे जो K है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इसकी जो वैल्यू होती है, K इज कांस्टेंट ऑफ, इसकी जो वैल्यू होती है K इज इक्वल टू म्यू नोट बाई 4 पाई, ओके। वेयर म्यू नोट इज, इस म्यू नोट क्वांटिटी का नाम देखो क्या होता है, एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमिबिलिटी, ऑफ फ्री स्पेस। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के चैप्टर में फर्स्ट यूनिट में आपने किया था, जो K इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट होता है, देखो ये किया था हमने, K की वैल्यू थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके। ये जो एप्सिलॉन नॉट था ये क्या था, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो सिमिलरली यहाँ पे कांस्टेंट है म्यू नॉट, म्यू नॉट का नाम है एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ओके। और इसकी जो वैल्यू होती है म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, और यूनिट इसकी होगी टेस्ला पर एम्पियर मीटर, ओके। ये इसकी यूनिट होती है, ठीक है। अब ये यूनिट इसकी कैसे आई है, पहले इसकी यूनिट फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। यूनिट ऑफ
म्यू नोट। तो इसके लिए हमें देखो पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। फॉर्मूला क्या आया है हमारा, डी बी इज इक्वल टू म्यू नोट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला आया है, ठीक है। तो यहाँ से पहले इस फॉर्मूले को बनाओ म्यू नोट में, यानी कि म्यू नोट को इधर रखेंगे, म्यू नोट अगर इधर आएगा और बाकी सारा डी बी की साइड ट्रांसफ़र कर दो तो क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, ओके, और डी बी भी रहेगा, डिवाइड बाय क्या आ जाएगा आई डी एल और साइन थीटा, यही बनेगा फॉर्मूला। तो यहाँ पे देखो जो 4 पाई है, 4 पाई तो एक कांस्टेंट है, इसकी तो कोई यूनिट होगी नहीं। आर क्या है, एक लेंथ है, ठीक है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस की यूनिट क्या होगी मीटर स्क्वायर, ओके। डी बी मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट बताई थी टेस्ला होती है, ओके। डिवाइड बाय देखो करंट, आई करंट है, करंट की एम्पियर, डी एल एक लेंथ है, तो लेंथ की कितनी हो जाएगी मीटर। साइन थीटा की होगी या नहीं होगी, कुछ नहीं होगी साइन थीटा की, ठीक है। साइन थीटा की क्यों नहीं होगी कुछ, क्योंकि देखो थीटा की तो होती है, अगर यहाँ पे सिंपल थीटा होता तो थीटा की यूनिट तो होती है रेडियन होती है, ठीक है। लेकिन जब साइन थीटा होगा, सपोज थीटा हमारा क्या है 30 डिग्री, ठीक है। अगर थीटा 30 डिग्री है तो साइन 30 पुट करो, साइन 30 क्या होगा 1/2, तो 1/2 तो क्या है एक डिजिट, यानी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, उसकी कोई यूनिट नहीं होगी, तो इस वजह से साइन थीटा की कोई यूनिट नहीं होगी। अब देखो मीटर से ये कैंसिल, तो यूनिट आ गई टेस्ला पर एम्पियर और मीटर, ओके। यही यूनिट हमने यहाँ पे लिखी हुई है, समझ में आ गई, यूनिट ऑफ म्यू नोट, ओके। अब देखो इसका डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड आउट करते हैं, डायमेंशन फॉर्मूला फॉर म्यू नोट। तो डायमेंशन फॉर्मूला देखो म्यू नोट इज इक्वल टू, यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पे 4 पाई का तो कुछ नहीं होगा, जो आर है लेंथ है, इसका क्या हो जाएगा एल की 2, ओके। डी बी मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड का हमने किया था, वो क्या आया था देखो एम ए की -1 टी की -2, ओके। इसको याद कर लेना, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। करंट का क्या होगा एम्पियर ए, और डी एल लेंथ है, लेंथ का क्या होगा एल, साइन थीटा डायमेंशन लेस होगा ये तो, ठीक है, कुछ नहीं होगा इसका, ओके। अब देखो यहाँ से एम एज इट इज़ रहेगा, एल की देखो ये एक एल है, यहाँ एल की 2 पावर है, तो ये ऊपर जाएगा तो एल की 1 पावर रह जाएगी। उसके बाद टी देखो, टी की पावर -2 ही रहेगी, और ए ऊपर जाएगा, ए की -1 ऊपर भी है, ठीक है, और एक नीचे से आएगा तो ए की बन गई -2। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमेबिलिटी म्यू नॉट, ओके। अब देखो एसआई यूनिट पता लगी इसकी, और डायमेंशन फॉर्मूला हमने पता कर लिया। देखो अब क्या करना है, वेक्टर फॉर्म में इसको हम लिखना चाहते हैं, इन वेक्टर फॉर्म, जैसे हमने देखो कूलम्ब्स लॉ लिखा था उसकी वेक्टर फॉर्म की थी, तो इसी तरह क्या करेंगे वेक्टर फॉर्म लिखना चाहते हैं, ओके। तो देखो उसके लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला हम लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में, डी बी के ऊपर एरो आ जाएगा, क्लियर। वेक्टर पहले हमने बिना एरो के लिखा था, म्यू नोट अपॉन 4 पाई, ये तो कांस्टेंट है, इसके ऊपर इसके तो कोई वेक्टर क्वांटिटी है ही नहीं है। उसके बाद जो आई डी एल है, जो करंट एलिमेंट है, देखो ये होती है एक वेक्टर क्वांटिटी, ओके। करंट तो स्केलर है, लेकिन जो करंट एलिमेंट है आई डी एल, ये क्या होगी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। उसके बाद है साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो डायरेक्शन बताने के लिए हम यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर लगाएंगे आर कैप, ओके। जो करंट एलिमेंट और जो पी पॉइंट था उनके बीच की डिस्टेंस क्या थी आर, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन बता रहा है वो वेक्टर हमने लिया है आर कैप, ठीक है। अब देखो जो आर कैप होता है यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर को हम देखो किस तरह से लिखेंगे, आर कैप इज इक्वल टू वेक्टर, ठीक है। वेक्टर कैसे लिखते हैं, आर के ऊपर एरो, ठीक है। अब देखो वेक्टर के डिवाइड में इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे, मैग्नीट्यूड मीन्स सिंपली आर लिख देंगे, ना तो इसके ऊपर एरो लगाएंगे ना मॉडुलस लगाएंगे, तो इसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। तो आर कैप इक्वल टू आर वेक्टर अपॉन आर, ओके। तो आर कैप को लिख दो म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। आर कैप को क्या लिखोगे आर वेक्टर अपॉन आर, समझ में आ गई बात। अब देखो म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा, आर स्क्वायर और आर ये क्या बन गया आर क्यूब, और यहाँ पे क्या है
आर वेक्टर रहेगा। क्लियर ये चीज़। क्या इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4πi/d/l और आर, यानी कि जो वेक्टर वेक्टर है उनको हमने एक साथ लिख दिया, साइन थीटा अपॉन आर क्यूब। क्लियर। अब देखो यहाँ पे अगर हम इसका मैग्नीट्यूड लिखें इक्वेशन का, कंप्लीट इक्वेशन का, तो जो डी बी वैक्टर है इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, डी बी होगा। क्लियर। या मैग्नीट्यूड को इस तरह से भी लिखते हैं, म्यू नोट अपॉन 4πi, डी एल का मैग्नीट्यूड होगा डी एल, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा आर, और साइन थीटा का साइन थीटा, अपॉन क्या आ जाएगा, आर क्यूब। क्लियर। मैग्नीट्यूड को कैसे लिखते हैं, देखो कोई भी वेक्टर है ए हमारे पास, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा उसको हम इस तरह से मॉडुलस लगा के लिखेंगे, ठीक है। या फिर इसको हम सिंपली ए लिखेंगे, तो ये भी इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। तो यही हमने यहाँ किया है, डी एल वैक्टर था, इसका मैग्नीट्यूड हो गया डी एल, आर वैक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड हो गया आर। ऐसे ही जो डी बी वैक्टर है इसका मैग्नीट्यूड हो गया डी बी के ऊपर यहाँ मॉडुलस दिखा दिया। क्लियर ये चीज़। अब आप देखो यहाँ पे एक डी एल है, एक आर का मैग्नीट्यूड और साथ में साइन थीटा है, ठीक है। अब इससे देखो कुछ याद आ रहा है, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ रखी हैं। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आता है, ए क्रॉस बी को क्या लिखते हैं, ए बी साइन थीटा लिखते हैं। ये ए बी क्या है, ए वेक्टर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। अब ऐसे ही देखो यहाँ पे डी एल वेक्टर का मैग्नीट्यूड डी एल, आर का आर, साइन थीटा। इसी तरह की इक्वेशन यहाँ पे बन रही है, तो क्या इसको डी एल क्रॉस आर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, म्यू नोट अपॉन 4π और आई डी एल क्रॉस आर, बिल्कुल लिख देंगे, ठीक है। अपॉन क्या है, आर क्यूब, डी बी का मैग्नीट्यूड। ओके, समझ में आया। तो इसको बोलते हैं हम वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट-सैवर्ट्स लॉ, जो कि हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी थी। तो ये फॉर्म हमें याद रखनी है, ठीक है। और बायोट-सैवर्ट्स लॉ भी हमें याद रखना है, क्योंकि आगे इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन भी हम पढ़ेंगे। ओके। आप देखो जो मैग्नेटिक फील्ड हमने डी बी फाइंड आउट किया है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है। तो डायरेक्शन देखने के लिए देखो, अब ये चीज़ समझो, देखो ये डायग्राम था हमारा, करंट आई फ्लो कर रहा था, यहाँ पे करंट एलिमेंट था डी एल लेंथ का। ओके, दिस इज़ पॉइंट पी और दिस इज़ थीटा। तो यहाँ पे हमने डी बी फाइंड आउट किया है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट किया है। अब देखो ये स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट वायर के केस में हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं, राइट हैंड रूल से, ठीक है, राइट हैंड रूल से करते हैं। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो इस तरह से सर्कल की फॉर्म में होता है यहाँ पे। क्लियर। यानी कि देखो हम राइट हैंड को ग्रिप करेंगे इस तरह से, राइट हैंड में इस वायर को, तो थंब ऊपर की तरफ है क्योंकि करंट ऊपर की तरफ है। कर्लिंग ऑफ फिंगर अगर पी पॉइंट पे देखें तो अंदर की साइड जा रहा है, यानी अंदर की साइड अगर देखें, अंदर की साइड तो इस तरह से ही दिखाना पड़ेगा प्लेन पे। तो ये हमारी डी बी डैश की डायरेक्शन है, ठीक है। कैसे है ये देखो, ये आर है, अगर ये देखो ये आर है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे इस तरह से होगी, ठीक है, यानी कि परपेंडिकुलर टू आर। ये जो डी बी है, डी बी ये आर के परपेंडिकुलर होगा। क्लियर ये चीज़। जो करंट एलिमेंट है, करंट एलिमेंट इस तरह से करंट एलिमेंट है, ठीक है, ये करंट एलिमेंट है, यहाँ पे स्ट्रेट है, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो ये भी इसके परपेंडिकुलर ही है, ठीक है। यानी जो डी बी है, मैग्नेटिक फील्ड है, वो करंट एलिमेंट के भी परपेंडिकुलर है, और जो आर डिस्टेंस है दोनों के बीच में, पी पॉइंट और करंट एलिमेंट के बीच में, इसके भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इन दोनों का जो प्लेन होगा, किसका, डी एल का और आर का, इन दोनों का जो प्लेन होगा वो उस प्लेन के भी परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अगर मैग्नेटिक फील्ड डी एल के परपेंडिकुलर है, आर के परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों का जो प्लेन होगा उसके भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ डी बी इज गिवन बाय राइट हैंड रूल। डायरेक्शन ऑफ डी बी इज गिवन बाय राइट हैंड रूल या राइट हैंड थंब रूल लिख सकते हो, एंड परपेंडिकुलर टू किसके, परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग डी एल एंड आर। ओके, समझ में आई डायरेक्शन कैसे दिखा रखी है, ठीक है। ये इमेजिन करना है जस्ट हमें, तो हमें आराम से ही समझ में आ जाएगा। ओके, डी एल और आर के जो प्लेन है उसके भी परपेंडिकुलर होगा डी बी। क्लियर। तो स्टूडेंट, दिस इज बायोट-सैवर्ट लॉ, दिस इज वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट-सैवर्ट लॉ,
एंड दिस इज सिंपल बायोट-सैवर्ट लॉ, जो कि हम यहाँ पे फाइंड आउट करना चाहते थे। ओके।